कोरोना वायरस की वजह से करीब 5 महीने से बंद मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से दोबारा शुरू होने जा रही हैं। यात्रियों को मेट्रो में सफर के दौरान कई खास बातों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिए गए हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मेट्रो का परिचालन होगा ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में कौन से मेट्रो स्टेशन 7 सितंबर से खुलेंगे और कौन से मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, इसकी लिस्ट अभी तैयार की जा रही है। ये लिस्ट पब्लिक के लिए जारी की जाएगी। मेट्रो स्टेशन पर इंतजाम का भी लगातार मुआयना किया जा रहा है। ये बिल्कुल एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम बढ़िया तरीके से इंश्योर करेंगे कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सभी जो यात्री हैं वो बढ़िया तरीके से सफ़र करें, ताकि किसी भी प्रकार से मेट्रो में जो सफ़र है उससे कोरोना वायरस आगे ना फैले। तो उसके सारे जो ज़रूरी कदम वो उठाए जाएंगे, चाहे फिर वो बाहर स्टेशंस पे थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। मास्क पहनना बिल्कुल मैंडेटरी है और ट्रेन कोचेस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी दोबारा रिवैम्प किया जा रहा है कि जो फ्रेश एयर है उसकी मात्रा ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाएंगी। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को बचाने के लिए 30 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। वहीं रूस और चीन ने तो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को पूरा किए बिना ही उसे मंजूरी दे दी है। दुनिया के लैब्स में 88 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में है। इनमें से 67 वैक्सीन निर्माता साल 2021 के अंत में पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगे। हो सकता है कि इनमें क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआत होने से पहले ही लोग पहले चरण में कुछ वैक्सीन पा लें। फिर भी यह देखने में महीनों का समय लग सकता है कि पहले चरण में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन कितनी प्रभावी है और इसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। फिर भी इन वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिक दावा करते हैं कि उनके द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन इंसानों की इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे और ये काफी सस्ते भी होंगे। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी के केंद्र के निदेशक टेड रॉस ने संभावना जताते हुए कहा है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस का सबसे पहला टीका उतना प्रभावी ना हो। टेड रॉस भी कोरोना वायरस की एक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो कि साल 2021 में क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में आ जाएगी। कुछ अन्य रिसर्चर्स ने भी दावा किया है कि हम एक ही रणनीति पर बहुत अधिक उम्मीदें लगाकर ना बैठें। कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत हथियार माना गया है। टी सेल्स के रूप में जानी जाने वाली रक्त कोशिकाएं वायरस द्वारा घुसपैठ की गई अन्य कोशिकाओं पर हमला कर संक्रमण से लड़ सकती हैं। ब्राजील के साओ पाउलो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक लुसिनाना लेविट ने कहा है कि हम अब भी नहीं जानते हैं कि किस तरह की इम्यून रिस्पॉन्स हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत बनाने के दावों को पाखंड कहा है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट नहीं कर सकती तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने के दावे पाखंड लगते हैं। अदालत रीजनल एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस के टेंडर की शर्तों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने योग्यता के पैमानों को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरफ से सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे टेंडर जारी करती है जिससे छोटे संस्थान रेस से ही बाहर हो जाते हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इससे ज्यादा चिढ़ होती है कि अगर आप लोगों यानी कि छोटी कंपनियों को बाहर ही करना चाहते हैं तो साफ कह दीजिए। अपने भाषणों में इतना पाखंडी मत होइए। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन आपके काम आपकी बात से मेल नहीं खाते। आप पूरी तरह से पाखंड कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा कि वे मसले पर सरकार के निर्देश लेकर स्थिति साफ करें। अदालत ने टेंडर का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कंपनी के सालाना 35 करोड़ टर्नओवर और स्केड्यूल एयरलाइंस के साथ काम करने के अनुभव की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम कह रहे हैं कि इस देश या उस देश से इंपोर्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ हम अपने कारोबारियों के मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि प्रधानमंत्री परियोजना पर करीबी नजर रख रहे हैं। गोयल ने 9 मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भूमि संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारों द्वारा धीमी गति से काम करने का मामला उठाया, जिनसे 81,000 करोड़ रुपए की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है। रेल मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उठाई गई चिंताओं के बाद गोयल ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लंबे समय से लंबित मुद्दा बनाया हुआ है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव के मुताबिक वर्तमान में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माणाधीन है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश से मुंबई तक और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है और इन कॉरिडोर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस तिथि को 6 महीने आगे यानी कि जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण काम में व्यवधान के कारण देरी हुई है। मंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर उनके राज्य में ही आ रही अड़चनों का समाधान करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में डीएफसी का दायरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। गोयल ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री ने परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी की है। हाल ही में राहुल गांधी ने व्हाट्सएप डिजिटल बैंकिंग को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप को पैसे के लेन देन की सेवा शुरू करने के लिए पीएम मोदी की इजाजत की जरूरत होगी। ऐसे में व्हाट्सएप बीजेपी की गिरफ्त में है। राहुल ने कहा कि बीजेपी और व्हाट्सएप की साठगांठ का खुलासा हो गया है। राहुल गांधी ने पैसों के जिन लेन देन वाली सेवा का जिक्र किया है वह है व्हाट्सएप का डिजिटल बैंकिंग का प्लान, जिनके बारे में वे कई बार जिक्र कर चुके हैं। व्हाट्सएप भारत में डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू करना चाहता है। 22 जुलाई को हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में व्हाट्सएप के टॉप अधिकारियों ने भी बताया कि भारत को लेकर उनका क्या प्लान है। भारत में व्हाट्सएप के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा कि इसकी शुरुआत यूपीआई आधारित भुगतान से होगी, लेकिन भारत में व्हाट्सएप का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल सेवाओं तक लोगों की पहुंच बनाना और बैंकों की डिजिटल ऑफरिंग को ग्राहकों तक पहुंचाना है। अपनी ये ऑफरिंग ग्राहकों तक बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके उनके साथ काम करके इनोवेटिव तकनीक मुहैया करने वाली सेवाओं और फिनटेक पार्टनर्स के जरिए पहुंचाएगी। अभिजीत बोस बता चुके हैं कि वे आने वाले सालों में कई पायलट प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जिस दौरान इस सेवा को आने वाली परेशानियों को देखा जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।